Hello everyone. So today we are going to start our next heading, that is our calculation involving unit cell dimension और calculation of density of unit cell. आपको बुक में ये हेडिंग इस तरीके से मिलेगी, बट ये मैंने इस तरीके से लिखी क्योंकि हमारा मेन पर्पज क्या है, हमारा मेन पर्पज है डेंसिटी को निकालना। ठीक है, डेंसिटी किसकी, एक यूनिट सेल मैंने यहां बनाया है, इसकी मुझे डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला सभी को पता होगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। सो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। बट मास किसका, डेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं? डेंसिटी निकाल यूनिट सेल की, तो फिर मास भी किसका होगा, मास ऑफ यूनिट सेल। फिर वॉल्यूम भी किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और सही आगे होगी डेंसिटी की, अगर हम यूनिट सेल की निकाले तो मास भी किसका लेंगे, यूनिट सेल का लेंगे। वॉल्यूम भी किसका लेंगे, यूनिट सेल का लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास यहां हमने एज लेंथ क्या मान रखी है, ए मान रखी है। सभी की एज लेंथ ए ही होगी, वो सब चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हम जाते हैं, किसी भी डायमेंशन में हम जाते हैं। बट इसके पहले एक आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी मिलेगी एक्सरे डिफ्रैक्शन वाली। वो लाइन थोड़ी ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एज लेंथ ए ऑफ अ यूनिट सेल, देन हाउ एंड इन व्हाट वे यू कैन फाइंड इट आउट। तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं ए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एफसीसी की जो एज लेंथ पढ़ी है या परसेंटेज ने हमने उसके अंदर अपना जो फेस डायगोनल यूज किया है, बॉर्डर डायगोनल यूज किया है, तो वो तो हमने वहां निकाला है। ए का हमने फॉर्मूला निकाला है, ए 2√2 होता है, 2√2r होता है एफसीसी के लिए। बट वो एक अलग बात है। बट ए की जो बात डिटरमाइन करते हैं, जो जब एज लेंथ डिटरमाइन करते हैं किसी भी यूनिट सेल की ए की फॉर्म में, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज एक्स रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो एक्स रे डिफ्रैक्शन से हम ए का पता करते हैं, और ये कई बार पूछा गया है एक्स रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, डबल एफ आएगा यहाँ, एक्स रे डिफ्रैक्शन। ठीक, तो एक्स रे डिफ्रैक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द एज लेंथ ए। ठीक है, बट हमें तो एज से ये लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है, वॉल्यूम से। और वॉल्यूम आपको पता है, अगर एज लेंथ ए है किसी भी यूनिट सेल की, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है। तो मुझे यहाँ यूज करना है। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर अपना रखूं कि अगर मैं डेंसिटी इज इक्वल टू लिखूं यहाँ मास ऑफ यूनिट सेल, मान के चलो मैंने इसको क्या मान लिया, एम मान लिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया यहाँ, ए क्यूब। ये ए क्यूब, अगर मेरे पास एम आ जाए तो क्या मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि एज लेंथ हमारे पास गिवन है, ए हमारे हम मेजर कर लेंगे कितनी कितनी ए उसकी वहां होगी। अगर मुझे मेरा एम निकल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं डेंसिटी निकाल सकता हूं। बट एम मुझे निकालना है यूनिट सेल का, मतलब इस पूरे यूनिट सेल का मास निकालना है। और आपको पता है यूनिट सेल के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कहां होते हैं, कॉर्नर पे भी होते हैं। सिंपल की बात करें तो कॉर्नर पे भी होते हैं, बीसीसी की बात करें तो बॉडी के सेंटर में भी होते हैं, एफसीसी की बात करें तो फेस सेंटर में भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल अगर सिंपल की बात मैं करके चलूं, या सिंपल स्ट्रक्चर मान के चलें कि भाई मेरे पास कॉर्नर कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है, तो इस पूरे यूनिट सेल का जो मास होगा वो कितना होगा, वो मैं निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास किसका मास आ जाए, एक यूनिट सेल, एक एटम का, अगर मेरे पास इस एक एटम का मास आ जाए और ये पता लग जाएगा कितने एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या मैं ये इसको इस तरीके से निकाल सकता हूं, मास ऑफ यूनिट सेल अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या यहां कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय, कि कितने एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय एक का मास। भाई नंबर मैंने पता कर लिए कि मेरे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, और एक का क्या पता कर लो, मास पता कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर से, तो किसका मास आ जाएगा, यूनिट सेल का। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम। ध्यान देना, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और एक एटम का कितना मास है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास मास किसका आ जाएगा, यूनिट सेल का आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स हमने कई बार पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या मान रखा है हमने उसको, z। ठीक है, इसके फॉर्मूले में भी आएगा, जो डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव हम करेंगे उसमें भी आएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स को मैंने क्या मान लिया, z, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम, क्या मान लू, क्या मैं m मान लू।
अब कहोगे कि वहां भी m आना है, यहां भी m आना है, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ m1 कर देता, या मैं इसको यहाँ MUC कर देता हूं। MUC का मतलब मास ऑफ यूनिट सेल, इसको मैं यहाँ m एटम कर देता हूं, मास ऑफ एटम। ठीक है, बट मुझे मास ऑफ एटम चाहिए, और मास ऑफ सिंगल एटम मैं पता कर सकता हूं। वो कैसे पता कर सकता हूं? अगर मैं ये जानता हूं कि भाई एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। सभी को पता है, 9th क्लास में पढ़ा है सभी ने। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? क्या इतने होते हैं? यस और नो? बिल्कुल होते हैं। 1 मोल के अंदर इतने होते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि भाई जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम्स होते हैं किसमें? 1 मोल। क्या मैं 1 मोल को कैपिटल M लिख लूं? मोलर मास लिख सकते हैं। मुझे इतने में नहीं चाहिए, मुझे कितने में चाहिए? मुझे तो एक में चाहिए, क्योंकि वहां लिखा है ना मास ऑफ ईच एटम या मास ऑफ 1 एटम। तो क्या मैं लिख लूं यहां कि 1 एटम का जो मास होगा वो कितना होगा? क्या m बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा? यस और नो? बिल्कुल होगा, क्योंकि और ये जो मैं ये बार बार ये लेके वैल्यू लेके चल रहा हूं, ये क्या होती है? सभी ने पढ़ रखा। क्या ये Na होता है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 होता है। तो मेरे पास एक एटम का, ध्यान से सुनना, मैंने एक एटम का निकालना, क्योंकि मेरे पास यहाँ ईच एटम का निकालना मुझे। तो एक एटम का जो मास मेरे पास आया वो कितना आया? कैपिटल M मींस मोलर मास डिवाइड बाय 6.022 10 की पावर 23। क्या मैं इसको लिख सकता हूं जो मैंने यहां लिखा है? क्या मैं इसको लिख लूं? m एटम इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाय n नोट। मतलब मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो m एटम किसके बराबर हो गया? m डिवाइड बाय n नोट। क्या मैं इस वैल्यू को यहां रख दूं? रख सकता हूं। क्या बन जाएगा? क्या z इंटू कैपिटल M बाय n नोट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया? क्या ये मेरे पास मास ऑफ यूनिट सेल नहीं आ गया? मास ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब इस मास ऑफ यूनिट सेल को यहां रख दीजिए, रखिए। अगर इस मास ऑफ यूनिट सेल को आप वहां रखोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू M बाय n नोट, और डिवाइड में नीचे क्या है? a क्यूब। क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया यहाँ? डे इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नोट। और यही फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? डेंसिटी फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द first question. In the very first question, what they are asking there, and it is your sole example in the book also. So what they are asking, an element has BCC structure. एक एलिमेंट का BCC स्ट्रक्चर है with cell as of 288 picometer. Density of the element given है आपको 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पूछा क्या है? How many atoms present in 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट उसने लिया है जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? बीसीसी स्ट्रक्चर है। एज लेंथ आपको दी गई है, डेंसिटी आपको दी गई है, और फिर वो पूछ रहा है कि इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। घबराने, न्यूमेरिकल से घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको चीज ये लिखनी है कि आपको दिया क्या गया है। ठीक है, जो दिया गया है उसको लिखिए, और जो आपको फॉर्मूला पता है उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं गिवन। गिवन क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास गिवन है स्ट्रक्चर, गिवन है स्ट्रक्चर, गिवन है बीसीसी। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर मेरे पास बीसीसी है तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? मैंने आपको कई बार बताई ये बात। बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। इसका मतलब z इक्वल टू कितना आ गया? 2। एक वैल्यू मेरे पास आ गई। दूसरी बात, सेल एज लेंथ दी रखी है आपको। सेल एज मतलब सेल एज की लेंथ, जो ए आपका है, तो ए आपको कितना दिया गया है? ए आपको दिया गया है 288 पिकोमीटर। पीएम का मतलब यहां पिकोमीटर से है। ठीक है, पिकोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में भी, कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में भी।
ठीक है, जब एसआई यूनिट हमारी बनती है तो एसआई यूनिट के हिसाब से हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो D इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां ध्यान देंगे, एज लेंथ मेरे पास पिकोमीटर में है, डेंसिटी मेरे पास सेंटीमीटर में, तो क्यों ना हम एज लेंथ को भी किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो सेंटीमीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 288 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे इस चीज पे, 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर और 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि मेरे पास डेंसिटी किसने गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास उसने गिवन किया है। एम नॉट सभी को पता होगा, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये आपके पास होता है। और क्या चाहिए आपको, एम चाहिए, बट वो आपके पास नहीं है। फॉर्मूला क्या है, यूज कीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू मोलर मास डिवाइड बाय एज लेंथ का क्यूब इंटू एन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, वैल्यू को पुट कीजिए। डेंसिटी गिवन कितनी, 7.2, z कितना 2m नहीं पता, एक गिवन है 288 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब, क्योंकि a का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या निकाल लू यहां से m निकाल लू। m इजिकल टू क्या आएगा, m इजिकल टू आएगा आपका, यहां से m को यहीं पे रखो, इस फैक्टर इस वैल्यू को यहां भेज दीजिए, इसको इसके नीचे भेज दीजिए, तो इट विल बी 7.2 इंटू 288 इंटू 10 की पावर -10 होल क्यूब इंटू 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 2। आपके पास ये फैक्टर बनेगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आपको खुद अपने आप करना है कि सारी चीजें मैं नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास जो m की वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी 51 अराउंड, मीन 51.8 समथिंग या 7978 समथिंग आएगी। तो मैं यहाँ 51.8 आपके पास ये वैल्यू आएगी, बट 51.8 क्या, ग्राम मीटर क्या निकाला है, मोलर मास। और मोलर मास हमेशा किसमें होता है, ये होता है आपका ग्राम में। अभी ये मैंने क्या निकाला m, बट मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे और कुछ पूछा गया है ना, मुझसे पूछा क्या गया है, उसने कहा है कि हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम। भाई मुझसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, मुझसे मोलर मास नहीं पूछा गया। अगर मुझसे नंबर ऑफ एटम पूछा गया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपके पास क्या आया है, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है कि 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, सभी ने पढ़ रखा है 9th क्लास में। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23, इतने मोल होते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स मतलब 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब मेरे पास इतना मोल आया, क्योंकि मोलर मास आया ना मेरे पास, तो इतना मोल मतलब 1 मोल के अंदर इतने ग्राम है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास 51.8 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने, क्या इतने हो जाएंगे, क्योंकि 1 मोल जो है मेरे पास इस यूनिट सेल का जो 1 मोल मैंने माना है इसके बराबर होता है। बट जो 1 मोल निकला है मेरा, मतलब क्योंकि यहाँ 1 मोल ही तो होगा, तो ये 1 मोल कितने ग्राम के बराबर निकला है, 51.8 ग्राम के बराबर निकला है। तो कहने का मतलब क्या होगा, तो मेरा 1 मोल किसके बराबर हो गया, 51.8 ग्राम के बराबर हो गया। तो मतलब 1 मोल में 51.8 ग्राम है यूनिट सेल स्ट्रक्चर, जो मैं थोड़ी देर पहले बनाया था। ठीक है, या इस बीसीसी के अंदर जो हमने बनाया, क्योंकि बीसीसी लिया ना हमने यहाँ, तो बीसीसी के अंदर जो होता है। बट हमें इतने ग्राम में नहीं चाहिए, हमें कितने ग्राम में चाहिए, हमें चाहिए 208 ग्राम के अंदर। भाई इतने में तो इतने हैं, इतने में कितने होंगे, क्योंकि उसने कहा ना कि 208 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स बताइए। भाई इतने ग्राम में मेरे इतने एटम प्रेजेंट हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, क्या 1 ग्राम में हो जाएंगे 2 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 51.8 ग्राम, यस और नो, बिल्कुल हो जाएंगे। बट हमें फिर से कह रहा हूं, हमें 1 ग्राम में नहीं पूछा, हमें कितने में पूछा है
208 ग्राम में, तो 208 ग्राम में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 51.8 इंटू 208 ग्राम। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो निकल के आएगा, इट विल बी नियर अबाउट, बता रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नहीं बता रहा, इट विल बी 24.17 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, 208 ग्राम के अंदर। और ये एग्जैक्टली नहीं पूछा गया, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2016 में पूछा गया है। स्टेटमेंट को चेंज किया गया है, वैल्यूज को चेंज किया गया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था 2016 में जो दिल्ली सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन क्या था मैं बताऊंगा अभी। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, इट वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2016। ये सीबीएसई में 2016 में बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने केवल वैल्यूज को चेंज किया है, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है। चेक करें, वहां पे भी उन्होंने एलिमेंट लिया था, क्रिस्टल लेटिस लिया था, बट वहां पे कैसा लिया था, बीसीसी। यहां पे कैसा लिया है, एफसीसी। पिछले क्वेश्चन में एज लेंथ क्या थी, वहां पे एज लेंथ उन्होंने ली थी नियर अबाउट 288 पिकोमीटर। तो ये यहाँ पे क्या ली उन्होंने, 400 पिकोमीटर। वहां डेंसिटी क्या ली थी, 7.2। यहां उन्होंने डेंसिटी क्या ली है, 7। उन्होंने कितने ग्राम में पूछा था, उन्होंने पूछा था 208 ग्राम में, और यहां कितने ग्राम में पूछ रहा है, 280 ग्राम में। तो मीन्स स्टेटमेंट सेम, सॉल्यूशन सेम, जस्ट वैल्यूज को उसने डिफरेंशिएट किया है। मैं जस्ट रफली बता दूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। सबसे पहले जो गिवन दिया है वो देखिए, गिवन क्या दिया है, z कितना, वहां क्या था, बीसीसी, यहां क्या है, एफसीसी। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, ए गिवन है, एज लेंथ कितनी, 400 पिकोमीटर। ध्यान देना, फिर से पिकोमीटर दिया है, डेंसिटी किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो इसका हम क्या बना लेंगे, सेंटीमीटर। किसके बराबर होगा, 400 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद डेंसिटी गिवन है कितनी, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या गिवन है, क्या एम गिवन है, एम गिवन नहीं है। उसके बाद क्या गिवन है, उन्होंने कहा है कि 280 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। सेम मेथड चलेगा, सबसे पहले क्या निकालिए, एम निकाल लेंगे, एक मोल में आ जाएगा। एक मोल में निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा, जो मोलर मास आएगा, उस मोलर मास में कितने प्रेजेंट होंगे, 1 मोल। 1 मोल किसके बराबर, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर के बराबर, या एवोगैड्रो नंबर एटम्स के बराबर, एवोगैड्रो के बराबर। उसके बाद क्या किस में निकालना है, हमें 280 में निकालना है। तो पिछला क्वेश्चन जो किया है उसको रिमाइंड करके देख लेना। तो रिमाइंड करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे इसको हमने सोल्व किया है। तो पहले हम इसको यहाँ एम निकाल लेते हैं। एम क्या निकलेगा, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन नोट। यहां से एम निकाल लीजिए, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन नोट डिवाइड बाय जेड। वैल्यूज को रख दीजिए, वैल्यूज रखने के बाद आपका क्या आ जाएगा, एम। लेट एम कितना आ गया, एक्स ग्राम आ गया। एक्स ग्राम के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, वो है आपके एवोगैड्रो नंबर। एक में कितना होगा, डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा। कितने में पूछा है, 280 में पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 280। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, now in question third, what they are asking, X-ray study shows that copper crystallizes in an FCC unit cell। उसने क्या दे दिया, क्रिस्टल कैसा है, FCC। FCC से क्या पता लग जाएगा, Z पता लग जाएगा। Z कितना हो जाएगा, 4। विद एज लेंथ A भी आपको दिया गया है कितना, 3.608 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ध्यान दे, पिकोमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। उसके बाद क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। एज लेंथ भी किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमें किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अगर वो पिकोमीटर में होती है फिर हमें चेंज करना पड़ता। तो यहाँ डेंसिटी सेंटीमीटर में है तो उसको भी हम क्या रखेंगे, सेंटीमीटर में। आगे पूछता क्या है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। मतलब कॉपर का आपको एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास मोलर मास का तो फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि हमने अब तक जो डेंसिटी वाले फॉर्मूले में जो कैपिटल एम लिया है, हम क्या लेके चलते हैं, उसका
कैपिटल एम को मोलर मास मान के चलते हैं, तो मोलर मास ही निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको सभी को पता है अगर हम कॉपर का मोलर मास निकालते हैं तो किस में निकल जाएगा, ग्राम में निकल जाएगा। एटॉमिक मास किस में निकलता है, यूनिफाइड मास निकलता है, दैट इज यू। उसके पीछे यू लग जाएगा, मोलर मास में पीछे क्या लग जाती है, यूनिट, ग्राम लग जाती है। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो मतलब क्या निकालना है, हमें एम निकालना है और फॉर्मूला डेंसिटी वाला चलेगा। जो जो दिया गया है वो लिखिए, फॉर्मूला रखिए, पुट वैल्यू पुट की, देखिए क्या निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले z दिया गया है, क्या दिया गया है, एफसीसी। एफसीसी क्या शो करता है कि z कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद एज लेंथ दी गई है कितनी, एज लेंथ दी गई है आपको 3.608 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है, ये रही डेंसिटी इज इक्वल टू कितनी दी गई है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में है, दोनों सेंटीमीटर में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या गया है, एटॉमिक मास, मतलब एम निकालना है। एन नोट हमारे पास फिक्स होती है क्वांटिटी कितनी, 6.022 10 raised to the power 23। क्या निकालना है, एम। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नोट। निकालना क्या है, एम। थोड़ी देर पहले भी हमने एम निकाला था। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन नोट डिवाइड बाय जेड। वैल्यू पुट कीजिए, डी कितना हो जाएगा आपका 8.92 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, ए आपके पास 3.608 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब। ध्यान रखना ए क्यूब है, इंटू में क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, वो कितना है 6.02 टू 10 की पावर। ध्यान दे मैं कि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूं यहाँ। तो डिवाइड बाय कितना जाएगा 4। क्या निकालना है, एम निकालना है। वैसे भी आपको पता होगा, अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है तो फिर भी आपको पता होगा कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, नियर अबाउट 63.5 या 64 के करीब होता है। तो जो आंसर आएगा आपका वो नियरली आएगा 63.5 या 1 या 2 के इसके राउंड आएगा, ठीक है। तो मोलिकुलर मास आपका कितना निकलेगा, 63.5 ग्राम में निकलेगा, एएमयू में निकलेगा। यहाँ तो हमने एम निकाला है तो क्या इसमें लिखेंगे हम, ग्राम में लिखेंगे। तो इट विल बी 63.5 ग्राम या 63.1 या 2 ग्राम, इतना आपका आंसर आएगा। चेक कर लेना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना, इतना काम तो कर लो। तो नाउ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसके जैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के अंदर 2014 के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है और क्या करना है, निकालना बिल्कुल सेम जैसे मैं थोड़ी देर पहले समझाया है। एम निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है, एम ही निकालना चाहिए। देखिए कैसे, उसने क्या दिया है कि एन एलिमेंट विद डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे दी कितनी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बनाता है, एफसीसी बनाता है। एज लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास का मतलब क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। फिर से वही बात, फॉर्मूला क्या गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नोट। जो जो दिया गया है लिख दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। डेंसिटी गिवन है, यस गिवन है, कितनी गिवन है 11.2 गिवन है, इज इक्वल टू क्या जेड गिवन है, जेड तो गिवन नहीं है बट हम पता कर लेंगे कितनी है जेड, क्योंकि एफसीसी हमें दिया गया है। एफसीसी का मतलब जेड कितना हो गया, जेड हो गया आपका 4 इंटू कैपिटल एम गिवन है नहीं, मतलब मोलर मास गिवन नहीं है, ये तो हमें निकालना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एज लेंथ। एज लेंथ गिवन है कितनी 4 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8 सेंटीमीटर। उससे पहले डेंसिटी चेक करो, क्या सेंटीमीटर में है, बिल्कुल है, सेंटीमीटर में डेंसिटी है, सेंटीमीटर में एज लेंथ है, तो कोई चेंज नहीं करना है। बट कितने लेने हैं, इसका क्यूब करना है, मल्टीप्लाई बाय एन नोट। एन नोट मतलब एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 10 रेज़्ड टू द पावर 23। सिंप्लीफाई कर लें, m इक्वल टू क्या होगा 11.2 इंटू 4 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8 का क्यूब इंटू 6.022 10 रेज़्ड टू द पावर 23 डिवाइड बाय 4। इसको सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट दे आर आस्किंग, लेट्स सी। क्या कहता है कि एन एलिमेंट विद मोलर मास, मतलब आपको इस बार मोलर मास दिया गया है। अब तक हम क्या निकालते आए थे, मोलर मास, बट इस बार आपको मोलर मास दिया गया है कितना 27 ग्राम पर मोल। फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल, यहां चेक करना, क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है। क्यूबिक को कोई भी हो सकता है, सिंपल भी क्यूबिक होता है, बीसीसी भी क्यूबिक होता है, एफसीसी भी क्यूबिक होता है। तो मतलब इसने क्लियर नहीं किया कि कौन सा क्रिस्टल लेटिस बनता है, चाहे वो
बीसीसी बन सकता है, वो एफसीसी बन सकता है, वो सिंपल ही बन सकता है। विद द एज लेंथ मतलब ए दे दिया गया है कितना 4.05 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। डेंसिटी इज गिवन दैट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ये आ गई बात निकल के सामने। क्या कहता है कि क्या नेचर होगा, नेचर का मतलब वही पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या हो सकता है, वो क्या सिंपल होगा, बीसीसी होगा, एफसीसी होगा, कैसा होगा, मींस व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो मतलब हमें यह पता करना है कि वो सिंपल है, बीसीसी है या एफसीसी है। अब इसका पता कैसे चलेगा। अब तक हम इनकी हेल्प से क्या निकालते आए थे, जेड। मतलब अगर एफसीसी दिया गया है तो जेड कितना था 4, अगर बीसीसी दिया था तो जेड कितना था 2, और अगर सिंपल था तो जेड कितना होता है 1। अगर हम इनसे जेड निकाल सकते हैं तो क्या हम जेड से इनका पता नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, जेड निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकालना है, हमें जेड निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एन नोट। सबकी वैल्यू रखिए। सबसे पहले पता करना क्या है, जेड करना, तो जेड का फॉर्मूला लिख लीजिए। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन नोट डिवाइड बाय एम हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखिए। डेंसिटी कितनी है आपकी 2.7 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है आपका 4.05 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यूब इंटू एन नोट की क्वांटिटी फिक्स होती है जो कि ये कांस्टेंट नंबर है, डिवाइड बाय एम कितना गिवन है 27। क्या आ जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो नंबर में आएगा। नंबर मान के चलो कि वो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3.1 आ जाए, 3.5, तो कहने का मतलब कुछ भी आ सकता है। अब आप कहोगे कि सर उससे कैसे पता लगे, मान के चलो कि मेरे पास 3.1 आ गया या 3.5 आ गया या 3.9 मेरे पास आ गया, तो वो तो 4 भी नहीं आया, वो 2 भी नहीं आया, वो 1 भी नहीं आया, तो कैसे पता लगेगा। तो घबराना नहीं है। अगर आपकी z की वैल्यू नियरली आती है किसी भी नंबर के, अगर मान के चलो कि वो नियरली 4 के आती है, जैसे कि वो हो सकता है 3.8 हो सकता है, 3.9 हो सकता है, 3.7 हो सकता है। ठीक है, अगर वो इस रेंज में आता है तो किसके नजदीक मानो, 4 के नजदीक मानो। बट अगर वो नियरली आता है 2.9, 2.8, 2.7 या वो 3.1 आता है या वो 3.2 आता है, तो वो किस रेंज में जाएगा, वो रेंज वो किस रेंज में जाएगा, वो जाएगा आपका 3 की रेंज में। बट आपको पता है 3 तो नंबर ऑफ एटम किसी में होते ही नहीं। ठीक है, तो आपकी जो रेंज आएगी, जेड अगर आता है 1.9, 1.8, 2.1, 2.2, तो वो किस रेंज में जाएगा, वो जाएगा 2 की रेंज में। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू नियरली इक्वल भी आती है तब भी आप उसको लेके चलोगे। यहां पर भी आपकी जो वैल्यू आएगी वो नियरली, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो नियरली इक्वल टू 4 आएगी। चेक कर लेना, इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लेना। तो नियरली इक्वल टू किसकी आएगी 4। अब नियरली इक्वल टू 4 आएगी तो फिर अगर जेड मेरा 4 आया है जो किसके बराबर होता है या जो किसका होता है वो एफसीसी का होता है, तो फिर नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो गया, क्या एफसीसी नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जेड से हम क्या निकाल सकते हैं, नेचर निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2015, मतलब मैं कह दूं कि ये CBSE 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे जेड पूछ ले, एम पूछ ले, ए पूछ ले, एन नोट भी पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जिसमें एन नोट पूछा जाए। ठीक है, वो डेंसिटी पूछ सकता है। तो मतलब 5 पैरामीटर, तो 5 पैरामीटर में कुछ भी पूछ के वो आपसे न्यूमेरिकल में उसका सोल्यूशन करवा सकता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, डेंसिटी कैलकुलेशन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट मैंने केवल आपके साथ ये डिस्कस करना क्योंकि बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं या बोर्ड के सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।